मॉर्निंग लाहौर जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आपने अपना वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजारा होगा, क्योंकि इस वीकेंड पर लाहौर में काफ़ी एक्टिविटीज़ थी हमारे पास जिन पे हम पार्टिसिपेट कर सकते थे और इन्जॉय कर सकते थे। जैसे कि लाहौर के फ्लटीज़ होटल में ब्राइडल कट्योर वीक चल रहा था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो है पार्टिसिपेट भी किया था और वहाँ पर देखने भी गए थे। जो डिज़ाइनर्स के डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा पसंद किए गए, वहाँ पर जो मॉडल्स ने रैम्प पर वॉक की कपड़े पहनकर वो बहुत ज़्यादा पसंद किए गए। तो वो तो जनाब ख़त्म हो चुका है 3 रोज़ा ये जो इवेंट था, लेकिन इसके साथ जलारी पार्क में गुले दाऊदी की जो नुमाइश है वो अभी भी जारी है और रंग बिरंगे फूलों की खुशबू ने पूरे इलाके को महका कर रख दिया और शहरियों की बड़ी तादाद भी इस नुमाइश को देखने जा रही है। तो आप लोग भी ज़रूर गए होंगे उम्मीद करती हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत सारी पाबंदियां लग गई थी, जिसके बायस इस तरह की तमाम तर एक्टिविटीज़ तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी थी। लेकिन अब हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि ज़िंदगी दोबारा से अपने ट्रैक पर वापस आ रही है। लेकिन एक चीज़ जो हमने नहीं भूलनी है और हमेशा जहन में रखना है कि मोहलिक कोरोना वायरस के केसेस में सिर्फ कमी हुई है, अभी भी इसका खतरा हमारे सर पे मंडला रहा है, मौजूद है। और इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये जो वायरस है ये हमारी जान कब तक छोड़ेगा। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज मत करें। बाहर जाते हुए मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। मास्क की वजह से हम कोरोना वायरस से भी बच सकते हैं और स्मॉग के मोहलिक असरात से भी। अब बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं बच्चों के हवाले से जो मन के सच्चे होते हैं। और ये बच्चे जो होते हैं फूलों की तरह हसास होते हैं और इनके ब्रॉटअप में बहुत केयर करना पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनकी शरारतें और भी बढ़ती जाती हैं और लाख मना करने के बावजूद भी बच्चे अपनी शरारतों से बाज नहीं आते हैं और बाज़ औक़ात कुछ नुकसानदेह हादसात भी रूनुमा हो जाते हैं उनकी शरारतों की वजह से, जिनमें बच्चों को चोट लगना या फिर जलने के वाक़यात भी उसमें शामिल होते हैं। गर्म पानी से बच्चा जल जाता है, दूध, बिजली की तारों, इस्त्री, चूल्हे और हीटर से जलने के वाक़यात में इजाफा देखने को मिल रहा है दिन ब दिन। और लाहौर में मौजूद बर्न सेंटर्स की तादाद भी इंतहाई कम है और जो गिनी चुनी है वो भी काफ़ी फासले पर है, जिसके बायस अक्सर हम देखते हैं कि जब ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या हमारे घरों में रूनुमा होता है तो मुख्तलिफ इक़साम के टोटके अपनाए जाते हैं या अताइयों की मदद ली जाती है, उनकी तरफ दौड़ा जाता है जो नुकसानदेह साबित हो सकता है। जलने के वाक़यात की सूरत में क्या करना चाहिए हमें, ऐसे वाक़यात में पहला रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए और क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नबीला तलत हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पीडियाट्रिक सर्जरी की और चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से इनका ताल्लुक है। इनको पीडियाट्रिक सर्जरी में पाकिस्तान की पहली खातून प्रोफेसर होने का एजाज़ भी हासिल है। डॉक्टर नबीला, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबसे पहले मैं आपका और दुनिया टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और एप्रिसिएशन है कि आपने इतने अहम मौजू के ऊपर सोचा कि बात की जाए और यकीनन बच्चों के जलने के बहुत सारे नुकसानात हैं। बिल्कुल ऐसे और जिस तरह से हम फेस करते हैं उन मुश्किलात को उनकी ट्रीटमेंट में जब वो हम तक देर से पहुंचते हैं, तो आई होप कि आज के प्रोग्राम से आवाम को कुछ फ़ायदा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह के घरों में इस तरह के रूनुमा हो जाते हैं वाक़यात, तो हमें बताइए कि किस तरह के केसेस ज़्यादातर आप लोगों के पास आते हैं, कॉमन वजूहात क्या होती हैं उसकी जलने की? कुछ तो जैसे मुनीबा आपने मेंशन भी की और उन्हीं से मैं बात आगे लेके चलना चाहूँगी कि गरम माया अशिया से, लिक्विड से बर्न जो है वो बहुत कॉमन है, जिसमें गरम पानी भी है, चाय भी है, कहीं गरम सालन, गरम दूध। तो ये सारे जो हैं ये बच्चों के जलने में जो है इसको हम स्कैल्ड कहते हैं, लिक्विड हॉट लिक्विड बर्न जिसको हम स्कैल्ड कहते हैं, बहुत कॉमन है अप टू द 5 years ऑफ एज। 5 years से अबव फिर जो है ना बाकी भी एलिमेंट आ जाते हैं, जिस तरह से कि फ्लेम बर्न है या जिस तरह से कांटेक्ट विद द हॉट ऑयल्स और द आयरन और द एनी हॉट स्टोव। वो इलाके कि जिस तरह से जो हमारी लोअर मिडिल क्लास सोशो इकोनॉमिक क्लास है जिनमें क्राउडिंग बहुत है, एक घर में बहुत से लोग रहते हैं। एग्जैक्टली हाँ। तो उनमें जहाँ पे खाना भी वहीं पकाया जा रहा है और सर्दियों के मौसम में खसूसन कि रात को थोड़ा सा गरमाइश लेने के लिए कोई पास रख लेते हैं, चूल्हे पास रख लेते हैं, तो वहाँ से कोई भी अगर कपड़ा या कोई रजाई कंबल कहीं कुछ टकराता है और वहाँ से आग का शोला भड़क उठता है
वो फिर फैल जाता है और बाय द टाइम कि पूरी फैमिली बिकम अवेयर ऑफ, तो तब तक नुकसान काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली। सो लिहाजा वही बात है कि मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा हैं। और तो मुझे बताइए, हम जब इस तरह का कोई वाक़यात होता है ना डॉक्टर नबीला, तो सबसे पहले हम घर में जो घरेलू टोटके होते हैं हम वो अपनाते हैं, जैसे कि उसके ऊपर हल्दी लगा दी उस ज़ख़म के ऊपर, या फिर टूथपेस्ट लगा दी, या फिर कोई ठंडी चीज़ बर्फ़ जैसे वो लगा दी। तो क्या ये जो तरीक़ाकार है ये ठीक है? अगर सही नहीं है तो फिर हमें फ़ौरन क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है मुनीबा। हम होम रेमेडीज़ को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म में पेशेंट की मैनेजमेंट में मसाइल ज़्यादा हैं, बिकॉज दोज ऑल रेमेडियल थिंग्स आर, जैसे आपने खुद बोला कि हल्दी या टूथपेस्ट या वो, तो स्टरलाइज नहीं है, लिहाजा वो इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। बर्न के पेशेंट्स में स्किन तो जल गई, एक सादी सी बात समझ के ये है आम आवाम के लिए कि जब अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव लेयर जो दी हुई थी हिफाजत के लिए, जिल्द वो ख़त्म हो गई, तो फिर जो बिल्कुल मामूली भी जरासीम हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं इन्फेक्शन का, और इन्फेक्शन जो बहुत एडवांस फॉर्म है जिसको हम सेप्सिस कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। हम एडवाइस करेंगे कि लोग जो हैं वो पानी सादा जो टैप वाटर है, नॉर्मल टेम्परेचर टैप वाटर, उससे एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तक जो मुतासिरा जगह है उसको धोएं। और इसमें टाइम लिमिट 3 आवर्स तक है कि अगर विद इन 3 आवर्स बर्न की हिस्ट्री है तो यही जो रिकमेंडेशन है ये वैलिड है कि 15 से 20 मिनट खुले पानी से उस जगह को धोया जाए। और उसके बाद अगर अवेलेबल है जरासीम से पाक कोई पट्टी, कोई स्टेराइल गॉज, तो उससे उस एरिया को कवर कर दिया जाए। नहीं तो अच्छी तरीके से जो धुली हुई आम घर में कोई चादर या टॉवल पड़ा है उसमें उस जगह को, बच्चे को जो है वो रैप कर दिया जाए। और उसके बाद सारी एक्टिविटी के दौरान में हेल्प के लिए कॉल किया जाए, जैसे पंजाब गवर्नमेंट का 1122 नाम मेरा ख्याल है सबको ही बहुत पता है, एंड दे ऑलवेज रीच देयर, तो उनको कॉल किया जाए ताकि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी में पहुंचा जाए, क्योंकि अल्टीमेट ट्रीटमेंट तो बेहतर है कि मेडिकल स्पेशलिस्ट ही करे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर नबीला हमें ये बताइए कि जब अगर इस तरह का वाकया रूनुमा हो जाता है, बच्चा जल जाता है या कोई बड़ा भी जल जाता है, तो हमें बताइए कि हमें फ़ौरन कितनी देर में बच्चे को लेकर जाना चाहिए डॉक्टर के पास? क्योंकि अमूमन यहाँ पर देखता है कि क्वैक के पास ले जाया जाता है, पास में कोई हकीम बैठा हुआ है उसके पास ले के जाया जाता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ख़म के ऊपर पट्टियाँ लगा देते हैं, कोई अद्वियात लगा देते हैं, तो इसकी वजह से वो जो कंडीशन है वो कितनी वर्स्ट हो सकती है? मुनीबा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं अपनी क्लिनिकल लाइफ की बात करूं, एक्सपीरियंस की, तो मैंने बहुत ज़्यादा दफ़ा, आई थिंक मोर देन 90% मैं कहना चाहूँगी कि मैंने जो क्वैक्स या लोकल जो रेमेडीज़ प्रोवाइड करने वाले लोग हैं उनके हाथों की ट्रीटमेंट के बर्न को बहुत इन्फेक्टेड और सीरियस कंडीशन में रिसीव किया। तो लिहाजा जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि फॉर्मल ट्रीटमेंट जो है वो खुद या लोकल जो अनट्रेंड या प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है पर्टिकुलरली इन बर्न, उससे ट्रीटमेंट करवाई जाए। बेहतर है कि मेडिकल फैसिलिटी में पहुंचा जाए। डॉग के बर्न सेंटर्स हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। Exactly, मैं इसी तरफ आई थी, क्योंकि क्वैकरी इतनी ज्यादा हो चुकी है जिसकी वजह से हमें समझ ही नहीं आती कि हमारे पास बर्न सेंटर्स हैं, बर्न यूनिट्स है भी हैं सारे हॉस्पिटल्स में कि नहीं है। तो ये हमें बताइए कि कितने इस वक्त लाहौर में अगर बात की जाए तो बर्न यूनिट्स और कौन कौन से हॉस्पिटल में मौजूद है? क्या वहाँ पर प्रोफेशनल अमला मौजूद है जो हमें ट्रीटमेंट दे सकता है? अच्छा, देखिए, जो मैं पहली बात क्लियर करना चाहूँगी कि बर्न की ट्रीटमेंट इवन अगर बर्न सेंटर नहीं भी है तो जैसे पीडियाट्रिक सर्जरी एंड पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी एंड इवन एडल्ट प्लास्टिक सर्जरी एंड एडल्ट सर्जरी बर्न लेती है और बर्न की ट्रीटमेंट देती है। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग कि हम बर्न को मैनेज करें। तो लिहाजा फिर भी वही बात कि बर्न को मेडिकल फैसिलिटी में ही पहुंचना चाहिए। और रिगार्डिंग योर क्वेश्चन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बर्न सेंटर, तो बर्न सेंटर आई एग्री कि पहले कम थे, लेकिन अब जैसे हुकूमत पंजाब का इनिशिएटिव था तो जो जिना हॉस्पिटल के साथ बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सेंटर इज़ लाइक क्वाइट लार्ज सेंटर,
सिमिलरली मेयो हॉस्पिटल किंग एडवर्ड के साथ एफिलिएटेड जो हॉस्पिटल है मेयो हॉस्पिटल, उसमें भी पीडियाट्रिक सर्जरी के साथ जो है वो पीडियाट्रिक बर्न सेंटर का है। एंड रिसेंटली माशाल्लाह जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज में फुल फ्लैज बर्न पीडियाट्रिक बर्न सेंटर की जो है वो अप्रूवल हुई है एंड काम स्टार्ट हुआ है उसकी कंस्ट्रक्शन का। ठीक है। देयर आर फ्यू though they are not much in number but still they are providing their services. आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है डॉक्टर नबीला, मुझे बताइए वहाँ पर कितने एवरेज अगर देखा जाए तो कितने केसेस आते हैं बर्न के? चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर क्योंकि स्पेशलाइज्ड टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हमेशा से रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग के लिए, तो लिहाजा बर्न वहाँ पे काफ़ी तादाद में आते हैं, लेकिन वही बात कि स्पेशलाइज्ड सेंटर क्योंकि अवेलेबल थे जैसे कि मेयो हॉस्पिटल और जना, तो मेजर रेफरल जो है वो वहाँ पे ही जाती है, लेकिन स्टिल हम भी ठीक ठाक जो है ना नंबर रिसीव करते हैं। एंड वी आर होपिंग कि जैसे फॉर्मल हमारा पीडियाट्रिक बर्न सेंटर विल स्टार्ट वर्किंग सून, तो फिर हमारी तरफ जो है ना वो मेजर रेफरल हो जाएगा और बाकी सेंटर से लोड थोड़ा सा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जैक्टली लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये नाकाफ़ी हैं बर्न सेंटर्स, क्योंकि इसके वाक़यात और जो आबादी है लाहौर की या पंजाब की वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इस तरह के वाक़यात भी रोज़ ब रोज़ हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिसकी वजह से हमें ये इन पर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी मुनीबा कि मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि बर्न सेंटर्स और बनने चाहिए, लेकिन जो एक बहुत एज ओल्ड प्रोफेस है कि परहेज इलाज से बेहतर है, सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वी फर्मली बिलीव इन दिस कि बर्न सेंटर्स बनाना शायद मसले का हल उतना नहीं है जितना कि बर्न से बचने के लिए आगाही ज़रूरी। तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आई रियली अप्रिशिएट दैट यू हैव होल्डेड दिस प्रोग्राम, बट इस तरह के मल्टीपल होने चाहिए और कम्युनिटी में बाकायदा एक ड्राइव होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग अ डिजीज, एग्जैक्टली इट इज़ अ प्रिवेंटेबल कॉज, इट इज़ अ प्रिवेंटेबल इंजरी। तो लिहाजा अगर इससे बचने के लिए और बहुत सादा सादा कुछ हैं कि जो एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं, अगर उनके हम ऊपर हम ज़्यादा जोर दें तो शायद आवाम जो है वो इस बहुत एक तकलीफ दे सूरत हाल से बच सके। और दूसरा ये तो पानी गर्म या इस तरह के लिक्विड से जल जाते हैं, बहुत से बच्चे जैसे नंगी तारें होती हैं गली में पड़ी हुई उनसे भी जल जाते हैं, तो उस टाइम हमें फ़ौरन क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए और फिर उस टाइम किस डॉक्टर के पास हमें लेकर जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये कि बर्न से यानी जलने से लोगों का कॉन्सेप्ट आता है कि कुछ बज़ाहिरन जला हुआ नज़र आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक बर्न जो है वो एक बहुत ही कह लें कि पेचीदगी पैदा कर देने वाली और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह सूरत हाल है। उसमें बज़ाहिरन ऊपर मरीज़ के कई दफ़ा आपको कोई जला हुआ जिस्म का हिस्सा उस तरह से नहीं नज़र आता, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक बर्न है उसमें करंट बॉडी के जिस भी हिस्से पे कोई तार टच की या प्लग में कहीं बच्चे की उंगली आ गई या कोई ऐसी भी चीज़ जिससे करंट लगा, तो करंट ने बॉडी के पूरे अंदर आर्क बना के ट्रैवल करना होता है। सो अंदरूनी जो नुकसान है जिसमें इवन हार्ट भी मुतासिर हो सकता है, मसल्स का बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, किडनी इफेक्ट हो जाते हैं, तो जो करंट पूरी बॉडी में अंदर से गुजरता है तो अंदरूनी नुकसान बहुत ज़्यादा है बज़ाहिरन बैरूनी नुकसान के। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इमीडिएट रेमेडी पानी का डालना, सो इलेक्ट्रिक बर्न के लिए वो हम रिकमेंड नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक बर्न में सिंपल आप जो है किसी भी बच्चे को गर्म रखना है, लेकिन गरम हवा से या हीटर से नहीं करना, बल्कि मोटे कंबल या इस तरह का कोई मोटा कपड़ा जो साफ हो आप उसमें रैप कर दें टिल के आप किसी फैसिलिटी में पहुंच रहे हैं। इन बच्चों में उसी वक्त कई दफ़ा दिल की हरकत मुतासिर होने के डर की वजह से सांस रुकने की या बेहोश हो जाने की कैफियत बहुत कॉमन है। उसके लिए हम जिसे CPR कहते हैं कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद, जिसमें मसनूई तौर पे सांस का देना जाता है या छाती को प्रेस करना, उसके लिए हम चाहेंगे कि फ़ौरन जो है ना वो मेजर्स किए जाए, वो किए जाएं या फिर फ़ौरन से जो है डॉक्टर के पास उसको लेकर जाना चाहिए। डॉक्टर नबीला तलत हमारे साथ मौजूद थी, पीडियाट्रिक सर्जन है। डॉक्टर नबीला बहुत शुक्रिया आपके वक्त आप यहाँ पर आई हैं और इस हवाले से आपने गुफ्तगू किया हमारे साथ। जनाब आपसे भी यही कहेंगे कि जनाब एहतियात लाजिम करें इस तरह के, और जैसे सर्दियां हैं और आजकल हीटर भी घर पर मौजूद होंगे और चूल्हे भी चल रहे होंगे, तो बच्चों को खास तौर पर उनसे दूर रखें और ख़ुद भी एहतियात करनी है। इसी नोट पर जनाब मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए सेहत और फिटनेस के हवाले से, तो हम सब लोग गैर मुतवाज़िन और नाकिस खुराक के आदी होते जा रहे हैं और जिसके इस्तेमाल की वजह से खतरनाक बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं और अब उम्र रसीदा लोगों के साथ साथ नौजवान भी इन बीमारियों का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। गैर मुतवाज़िन खुराक तो एक मसला है, उसके साथ गैर खालिस और मिलावट शुदा अशिया का इस्तेमाल भी एक अहम मसला होता जा रहा है, क्योंकि आजकल बाजारों में कुछ भी हमें खालिस नहीं मिलता। यहाँ तक कि सब्जियां तक खालिस नहीं मिलती, गंदे पानी में उन्हें उगाया जाता है, केमिकल वाले पानी में उन्हें उगाया जाता है। लेकिन अगर थोड़ी सी हम लोग मेहनत कर ली जाए और ये तमाम सब्जियां हम लोग घर में भी उगा सकते हैं, जो हमें बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम आपकी मुलाकात ऐसे ही तालीम याफ्ता मेहमानों से करवाने जा रहे हैं, जो ना सिर्फ अपने घर के लिए तमाम तर सब्जियां खुद उगाते हैं, बल्कि दूसरों की रहनुमाई भी करते हैं कि वो किस तरह होम गार्डनिंग कर सकते हैं, वो ये सब कब से कर रहे हैं और घर में सब्जियां कैसे उगाई जा सकती हैं, कौन कौन से टिप्स हम उनसे लेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा शहरबानो रिजवी हैं और हाफिज जफर हैं, किचन गार्डनर है। जफर साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और शहरबानो आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। जफर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी किचन गार्डनिंग। ये एक बहुत ही मॉडर्न वर्ड मेरे ख्याल से हो गया हुआ है और बहुत ज़्यादा मकबूलियत भी इसमें आ चुकी है और लोग ज़्यादा इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। तो हमें बताइए कि ये है क्या किचन गार्डनिंग, दूसरा इसके फ़वाइद क्या हैं? जी, सबसे पहले किचन गार्डनिंग बेसिकली जो टर्म है ये बागबानी से रेलिवेंट है और अपने घरों के अंदर स्मॉल लेवल पे अपने घरों के अंदर आप अपने घर के यूज़ के लिए वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, फ्रूट्स ग्रो करते हैं और फ्लावर्स ग्रो करते हैं, ताकि आपका नेचर के साथ ताल्लुक भी बरकरार रहे और आपके घर के अंदर खुशहाली भी आए और आपको सेफ फूड मिले। यहाँ तक बेनिफिट्स का ताल्लुक है तो सबसे पहले तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आपकी एक्सरसाइज होती है, ठीक है, आपका डायबिटीज का बहुत बड़ा मसला है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी एक डिजीज़ है, इसका इलाज है ये। ठीक है, आप कंटिन्यूसली करते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज होता है तो आपका डायबिटिक का मसला जो है ना कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आपका इकोनॉमिक लेवल जो है, आपके बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग जो है ना अंडर न्यूट्रिश्ड हैं, ठीक है, इनको खुराक की कमी है। WHO के मुताबिक 360 ग्राम पर डे 1 पर्सन को इंटेक करनी चाहिए वेजिटेबल्स। ओके, ठीक, 360 ग्राम पर डे, जबकि हमारे पाकिस्तान के अंदर 120 और 100 ग्राम पर डे इंटेक हो रहा है, जो कि बहुत कम है और WHO की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। तो इसलिए हमारे लोग जो हैं उतने तवाना नहीं हैं, उतने चुस्त नहीं हैं और हमारे मुल्क के अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जफर साहब, आपने कैसे इस चीज़ को सोचा कि मैंने प्रमोट करना है या मैंने किचन गार्डनिंग करनी है? क्या इसकी वजह ये थी कि हमें खालिस अशिया नहीं मिल रही थी, इवन की सब्जियां भी हमें नहीं मिल रही थी और गंदे पानी में, केमिकल वाले पानी में उगाया जा रहा है? जी, मैंने 2017 में मैं जब MSc ऑनर हॉर्टिकल्चर किया मैंने, ठीक है, तो मेरा ये पर्पस था, जब मैं मंडी में जाता था मैं देखता था बहुत हमारे जितने भी सिटीज़ हैं उनके गिरदोनवा में जितने गांव हैं वहाँ से जो वेजिटेबल्स आ रही हैं वो सारे के सारे गंदे पानी से तैयार होती हैं। ऐसे ही है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, ठीक है, जहरीलापन था। तो उसका मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को इस चीज़ की तरफ रहनुमाई करूं, रागब करूं कि वो अपने घरों के अंदर सेफ और हेल्दी फूड तैयार करें, ठीक, और अपने बच्चों को खिलाएं, खुद भी सेहतमंद हों, घरों में खुशहाली भी आए और रौनक भी बढ़ जाए। ठीक है, शहरबानो, आप मुझे बताइए आपको कैसे शौक हुआ किचन गार्डनिंग का और कब से कर रही हैं आप ये? किचन गार्डनिंग तो अब मैं काफ़ी अरसे से कर रही हूँ। शुरू मैंने क्वारंटीन में किया। तो घर में जब होता है ना क्वारंटीन में, ऐसा घर में आप सॉर्ट ऑफ कैद हो गए थे, ट्रैप हो गए थे, तो मैंने सोचा कि ना किचन गार्डनिंग करते हैं कि ना घर से बाहर निकलने का एक ना आपका मौका, एक चांस मिलता है घर से बाहर निकल के नेचर में जाने का। आपका लाइक जो है ना मूड एकदम एलिवेट हो जाता है। तो मैंने सोचा कि लाइक मैं अपनी छत पे जो है ना वहाँ से मैंने शुरू किया, थोड़े से गमले लिए और मैं थोड़ी सी सब्जियाँ उगाई और फिर अब जो है माशाल्लाह मैंने लाइक बाहर भी और लाइक मोहल्ले में काफ़ी लोगों ने देखे जो है ना उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया ये। तो मतलब ये क्वारंटीन में आपको एक आइडिया है कि मैं ये प्रोडक्टिव काम कर सकती हूँ, कर सकते हैं। हॉबी लोगों ने डिफरेंट क्वारंटीन में डिफरेंट हॉबीज। एग्जैक्टली, हाँ। मैंने फिर लाइक तो ये आपकी पहले हॉबी थी गार्डनिंग करना या क्वारंटीन में बस बनी है? नहीं, मेरी एक्चुअली मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ रही हूँ, तो मेरा लाइक मेरी फील्ड ही यही है, तो इसलिए जो है ना थोड़ा बहुत लाइक नो हाउ थी और फिर लाइक क्वारंटीन में जो है एकदम आइडिया है कि हाँ इसको आप प्रैक्टिकली करते हैं।
ठीक है जफर साहब, मुझे बताइए किचन गार्डनिंग के मतलब अगर बुनियादी असूल देखा जाए तो क्या है, मतलब किस तरह उनको उगाया जा सकता है सब्जियों को घर पे, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होते हैं, कितनी मिट्टी चाहिए, कितना एरिया चाहिए उसको उगाने के लिए? जी, किचन गार्डनिंग के लिए सबसे पहली चीज़ है जगह का इंतखाब। ठीक है, आपको घर में ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ से आपको पर डे 6 to 8 आवर्स आपको सनलाइट वहाँ पे आए। ठीक है, ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए। उसके बाद आपको ज़मीन की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपके पास बहुत सारे हमारे हाउसेस का सिटीज़ के अंदर प्रॉब्लम है कि एरिया समाल है, ठीक है, और गार्डनिंग के लिए स्पेस नहीं है, तो आपको बिल्कुल बआसानी जो है ना ये ग्रो बैग अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये फैब्रिक ऑलमोस्ट 5 ईयर तक इसकी लाइफ है। ठीक है, आप इसके अंदर मिट्टी डालें और इसके अंदर हम वेजिटेबल ग्रो करें। ठीक है, बहुत आसानी से आप समाल एरिया के अंदर अपने रूफ टॉप के ऊपर, पेरिस इस टाइम दुनिया के अंदर लीडिंग कंट्री है जो रूफ टॉप गार्डनिंग के कंसेप्ट को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, उन्होंने 2020 में, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया था। उनका ख्याल था कि हम 10 बिलियन पीपल को हम फीडिंग करेंगे। ठीक है, और इस टाइम वो लीडिंग कंट्री बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर। तो हमें भी हमारी जितनी भी छतें हैं, रूफ्स हैं, वो खाली पड़ी हुई हैं, तो क्यों ना हम अपना इकोनॉमिक लेवल भी इंक्रीज करें। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पे वेजिटेबल ग्रो करें। ज़मीन की तैयारी हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने सीड की चॉइस जो है वो आपने बेस्ट सीड चॉइस करना है, आपको अच्छी क्वालिटी का सीड मिल जाए। और फिर आपने सोचना है कि कौन कौन सी वेजिटेबल हम ग्रो करें, तो सीजन के मुताबिक आपने वेजिटेबल लेनी है और उसके बाद आपने उसकी पनीरी उगा के उसको ग्रो कर लेना, उसकी केयर करनी। और दूसरा बहुत सारा हमारे घर में जगह नहीं होती है, तो बहुत से लोगों ने यहाँ तो छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई होती हैं या फिर उन्होंने गमले रखे हुए होते हैं, तो क्या उनमें भी हम सब्जियाँ उगा सकते हैं? जी, घरों के अंदर जो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं उसमें कुछ लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक है, धनिया है, पुदीना है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं, कैरेट है, रेडिश है। ठीक है, इसके अलावा लेटस है, इसके अलावा ये बेल पेपर है। ठीक है, चिलीज हैं, टमाटोज हैं, इसके अलावा पोटैटोज हैं। ये ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब सारी सब्जियां जितनी भी हमें मार्केट में मिलती हैं, हम वो यू घर कैन में ग्रो इजीली इन योर होम। ठीक है, बहुत आसान है अपने घरों में ग्रो करना। और अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो बहुत आसान हल है कि आप अपने घरों में यूज जो बाल्टीज होती हैं, क्रेट्स होते हैं फ्रूट्स वाले, आप उनके अंदर मिट्टी डालें। ठीक है, मिट्टी डाल के उसके अंदर आप वेजिटेबल्स की सील्डिंग या पनीरी जो है वहाँ पे लगाएं। उसके बाद पानी देते रहें। ठीक है, और जस्ट आपने अगर स्प्रे नहीं करना, ठीक है, तो आप घरों के अंदर नीम ऑयल जो है, नीम के पत्ते बॉयल करके उसका पानी निकालें और उसको स्प्रे करते रहें, आपका कोई कीड़ा नहीं लगेगा। और आपका ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ तक जो है ना आपकी मुकम्मल सब्जी तैयार हो जाएगी और आपका घर का काफी बजट भी बच जाएगा। और घर में बहुत ज्यादा महंगाई जितनी होती जा रही है, तो मेरे ख्याल से हम सबको अब यही करना चाहिए। दूसरा, ये जो आप सॉइल के बारे में हमें बता रहे थे, मिट्टी के बारे में बता रहे थे, इसके बारे में बताइए, कोई खास मिट्टी चाहिए होती है इसके लिए हमें? जी, घरों में किचन गार्डनिंग जो कि स्मॉल लेवल पे होती है और हमें कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी हमारी वेजिटेबल तैयार हो जाए और हम घरों में अपनी हाथ से उगाई हुई वेजिटेबल खाएं और उसका टेस्ट चेक करें कैसा है। तो इसके लिए एक तो बालू मिट्टी जो है, जिस तरह नहरी मिट्टी होती है, ठीक है, वो यूज़ करते हैं। ठीक है, वो बहुत आसान हल है। इसके अलावा अगर आपके पास बालू मिट्टी नहीं है तो पत्तों वाली खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आपका जितना किचन का वेस्ट है, फ्रूट का वेस्ट है, आप घरों के अंदर छोटी डंपिंग साइट बनाएं, वहां पे अपना सारा वेस्ट डालते जाएं। ठीक है, और उसके बाद उसको मिट्टी के साथ ही कवर कर दे। 3 महीने के बाद आपकी घर की अपनी खाद तैयार हो जाएगी, आपको पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। उसी खाद को, पत्तों वाली खाद को और आम जो मिट्टी है हमारी जमीनी मिट्टी, उनको मिक्स 50-50% पोर्शन जो है उनको मिक्स करके आप गमले के अंदर फिल करें और उसके अंदर पनीरी लगाएं। उसके बाद पानी लगाते हैं, आपकी सब्जी तैयार है। और कितनी देर हमने, मतलब पानी अगर एक दिन में देना है उसको, तो कितनी देर देना है? और पानी के हवाले से मैं अपने नाज़रीन को बताते चलूं कि बहुत अहम है क्वेश्चन। हमारे सिटीज के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि जितने भी होम गार्डनर्स हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हैं कि हमारा पौधा जल गया है, हमारा पौधा खराब हो गया है। समझ नहीं आती, हम इतनी उसकी हिफाजत भी करते हैं, टेक केयर करते हैं, समझ नहीं आती, जल जाता है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, गुलाब लेके जाते हैं, बहुत फ्रेश होता है। जब घर जाते हैं तो 8 दिन बाद वही गुलाब मर जाता है। प्रॉब्लम इज डैट कि आपने पानी उसको बहुत ज्यादा दे दिया। ठीक है, कॉमन मिस्टेक है, बहुत ज्यादा पानी दे दिया आपने। जस्ट वीक में एक बार भर के उसको पानी देना है और लाइट शावरिंग सुबह 8 से 9 बजे लाइट शावरिंग कर देनी, जस्ट शावर के साथ। ठीक है, जस्ट इतने पानी चाहिए, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए उसको। ठीक है, और वो आपका बेहतरीन जो है ना आपकी सब्जी तैयार हो जाएगी। तकरीबन 60 से 80 डेज तक कुछ वेजिटेबल तैयार हो जाती हैं जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिनके ग्रीनिश पत्ते यूज होते हैं, एज सैलड यूज होते हैं या
हम यूज करते हैं किचन के अंदर। मेथी वगैरह वो यूज होते हैं जो उनको भी हम आराम से घर में उगा सकते हैं। जैसे उसने कहा कि जफर साहब ने कहा जैसे शहरबानो कि पानी ज़्यादा देने की वजह से भी हमारी चीज़ें जल जाती हैं, जो हम पौधे उगा रहे होते हैं जल जाते हैं। तो इसके अलावा हम कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो चीज़ें होती हैं वो सही तरह उग नहीं सकती? सर्दियों में फ्रॉस्ट का बहुत बड़ा मसला है। ठीक है। रात को फ्रॉस्ट पड़ती है जिससे जो है जो पत्ते हैं वो खराब हो जाते हैं, जो क्रॉप्स हैं आपकी खराब हो जाती है, डैमेज उनको आता है। तो उसका एक आसान हल ये है कि रात को आप उनको पॉलीथीन शीट से कवर कर दें। ठीक है। और फिर आपको लाइक फ्रॉस्ट से आपकी क्रॉप्स बच जाती हैं। सुबह वो पॉलीथीन शीट हटा दें और शाम को आप वो कवर कर दें। ये एक दूसरा बहुत बड़ा मसला ये है। ठीक है। और क्या ये भी है कि कुछ पौधे जो हैं उनको ज़्यादा धूप चाहिए होती है, कुछ को कम चाहिए होती है, ये भी कोई मसला होता है क्या? जी जी, लेकिन आमतौर पे आपको 6 से 8 घंटे धूप जो है आपको क्रॉप्स को देनी चाहिए। और कुछ की रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, जैसे अगर रूट क्रॉप्स हैं, गाजर है, मूली, शलजम वगैरह, इनको अगर थोड़ी सी कम सनलाइट हो, थोड़ा सा शेडी एरिया हो, 4 से 5 घंटे लाइट हो, तो फिर भी ये अच्छी तरह उग जाती हैं। तो ये क्रॉप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप लाइक थंब रूल ये बना लें कि 6 से 8 घंटे जो है धूप मिलनी चाहिए। मुझे शहरबानो बताइए, ये जो मेरे साइड पे पड़ा हुआ है, ये मेरे ख्याल से देख भी रहे हैं मेरे नाजरीन, ये क्या है और इसको कितनी देर लगी है उगने के लिए, और बाकी कितनी देर लगेगी इसको? ये बेल पेपर्स की नर्सरी है, जो कैप्सिकम्स होते हैं ना, उनकी नर्सरी है। इनको आपने जो ये अभी इन्होंने मीडिया बताया, पीट मॉस बताया, हाँ। इनको आप पीट मॉस के अंदर इसके सीड्स जो है सो करते हैं। ठीक है। एक सेल के अंदर एक सीड सो करते हैं, उसको थोड़ा सा पीट मॉस से कवर करते हैं, उसको पानी देते हैं, फिर ये जो है ये 40 डेज 50 डेज में जो है इतनी निकल आती हैं। ऐसा ही है। और फिर उसके बाद जो है इनको और 3-4 महीने लगते हैं फल देने में। ठीक है। तो इनका क्या मुझे बताइए? फिर ट्रांसप्लांट करते हैं इनको, इसमें से निकाल के आप थोड़े बड़े गमलों में डाल देते हैं। ठीक है। ये गमला मौजूद है। ओके। इस तरह हम छोटे पार्ट्स के अंदर इसको शिफ्ट कर देते हैं और इन्हीं पार्ट्स को उठा के बड़े गमले के अंदर लगा लें या जमीन के वो अंदर। जैसे जैसे उगता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो उसको हम लोग शिफ्ट करते जाते हैं। तो ये मुझे बताइए जफर साहब कि अब इसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है इसको प्रॉपर बनने में? प्रॉपर बनने के अंदर इसको ऑलमोस्ट 1.5 मंथ चाहिए, 1.5 मंथ चाहिए आपको, जस्ट 1.5 महीना चाहिए, 45 डेज चाहिए ऑलमोस्ट। ये फुल मैच्योर हो जाएगा और इसके ऊपर बेल पेपर लगेंगे और डिफरेंट कलर में लगेंगे। वाओ, वेरी नाइस। तो मुझे बताइए कि जो बीज मिलते हैं वो आराम से मार्केट से मिल जाते हैं, दस्तयाब हैं? बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन सीड अवेलेबल है, बेहतरीन कंपनीज का, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड, और हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं सीड। ठीक है, हमारा अपना फ्लोरिजा किचन गार्डन स्टोर मौजूद है अभी के ऊपर। किसी बंदे को भी, किसी भी नाजरीन को किसी किस्म की रहनुमाई चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हाफिज जफर मेरा नाम है। इंशाल्लाह फ्री कंसल्टेंसी होगी। पौधों की बीमारियों के हवाले से किसी किस्म की गाइड चाहिए हो तो हमसे रब्ता करें। ठीक है। मुझे बताइए कि जैसे हम बहुत से लोग हैं, आपने तो इसमें डिग्री हासिल की और अब आप लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। मुझे आप बताइए शहरबानो के इससे पहले आपने जब शुरू किया कोरोना में, तो आपने इसके हवाले से कोई वीडियोस देखी, कुछ ऐसी चीज़ें देखी जिससे आपने इंस्पिरेशन हासिल की? एक्चुअली हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसमें हर साल जो है किचन गार्डनिंग का एक सेमिनार मुनक्किद किया जाता है, जिसमें एक पूरी किचन गार्डनिंग कैंपेन चलाई जाती है, जिसमें सीड्स और लोगों की रहनुमाई की जाती है। तो लाइक कोरोना से 1 महीना पहले ही जो है हमारे जो है यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो उससे मुझे ना आइडिया मिला कि हमें जो है मतलब घर में ये मुझे स्टार्ट करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है हमने यूनिवर्सिटी ने ही लोगों की लाइक इन्फॉर्मेशन के लिए हमने किचन गार्डनिंग के ग्रुप्स बनाए हुए हैं व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जिस पे हमारे टीचर जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। ठीक है जी। हाफिज जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सैयदा शहरबानो रिजवी हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप यहाँ पर आए हैं और किचन गार्डनिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें क्लियर हुई हैं, और हम घर पे किस तरह किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी सब्जियाँ उगा सकते हैं, उनकी टेक केयर किस तरह कर सकते हैं, इस हवाले से हमें बताया है इन्होंने। और जनाब मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जान है तो जहान है, ये एक जुमला है जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं सुन रखा है और इस पर यकीन भी रखते हैं, लेकिन जब अपनी सड़कों पर मौजूद ट्रैफिक के हालात और ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन देखते हैं तो एहसास होता है कि हम इस जुमले को बस बातों की हद तक ही समझते हैं, इस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी लापरवाही की वजह से रोजाना सड़कों पर
सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों हादसा रूनुमा होते हैं, और जब भी कोई इमरजेंसी हो या फिर कोई हादसा रूनुमा होता है तो हम सबके जहन में एक ही नाम आता है, वो है रेस्क्यू 1122। और ये पाकिस्तान का तकरीबन वाहिद इदारा है जो पूरी ईमानदारी और बेलौस होकर 24 घंटे खिदमत इंसानियत में मसरूफ अमल रहता है और हर गुजरते दिन के साथ अपने निज़ाम और सर्विस को बेहतर बनाने के लिए कोशां भी हमें दिखाई देते हैं। तो कुछ अर्सा पहले तंग गलियों और रशी एरियाज में बर वक्त रिस्पॉन्स के लिए बाइक एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ करवाई गई थी, जो इंतहाई शानदार सर्विस मानी जा रही है। और अब रेस्क्यू की जानिब से रेस्क्यू 1122 मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई है, जिसकी मदद से हंगामी सूरत हाल में बर वक्त रिस्पॉन्स करने में मदद मिलेगी। और इस एप्लीकेशन में कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर रिजवान नसीर है, डीजी है रेस्क्यू 1122 के। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने रेस्क्यू 1122 की एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया, हमें बताइएगा इसके फीचर्स के बारे में, और दूसरा इसकी जो है वो क्यों फील क्यों हुई आपको या महसूस क्यों हुई कि हमें इसको लॉन्च करना चाहिए? जी, रेस्क्यू 1122 अगर आज देखें तो अब तक हम 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। 99% लोग बेचारे गरीब लोग होते हैं, जिस तरह आपने बात की कि मोटरसाइकिल के ऊपर बेचारे ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो कभी भी अगर आपने इमरजेंसी में बर वक्त रिस्पॉन्स करना है तो उसके लिए आपको सही लोकेशन का जानना बड़ा ज़रूरी है। मसलन अगर कोई बंदा एड्रेस एक्सप्लेन करने में ही टाइम लगा देता है और फिर उसके बाद जब हम व्हीकल को बताते हैं उसको एड्रेस में कोई थोड़ा सा भी उसमें कोई एरर आ जाता है तो उसकी वजह से पूरा रिस्पॉन्स जो है वो इफेक्ट होता है। ठीक है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये किया कि जिस तरह उबर और करीम की आप देख सकते हैं कि जी गाड़ी किधर है और किस वक्त पहुंच रही होगी, उसी तरह की सर्विस, बल्कि उससे एक स्टेप अहेड जाके हमने उसके अंदर ये भी फैसिलिटी दी है कि आप कॉल भी कर लेते हैं तो आपकी कॉल पे बात कर रहे होंगे और आपकी लोकेशन भी एग्जैक्ट चली जाएगी। इसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ी बिकॉज आज सर्विस एक्सपैंड करके अब जो मौजूदा टाइम पे अब इस वक्त पूरी सारी तहसीलों में चली जाएगी। तो जैसे जैसे इसकी एक्सपेंशन हुई, पेरिफेरीज में गए तो वहाँ पे सारे एड्रेसेस को और वसाइल को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए ज़रूरी था कि हम डिजिटाइज करते सारा इसको जो है ना एक जो है वो स्मार्ट सोल्यूशन की तरफ जाते। तो वहाँ पे हर वसाइल का एक तो रिसोर्स डेटाबेस रखा जाता है और सबसे बड़ी सहूलत लोगों को ये है कि जो जैसे ही वो इस पे करेंगे क्लिक उनकी लोकेशन चली जाएगी, उनकी नेचर ऑफ इमरजेंसी चली जाएगी और फिर उसके बाद उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी हम कनेक्ट करा देंगे डायरेक्टली जो उनके करीबी व्हीकल है उसके साथ। ठीक है। सो आपने वर्चुअली जब आप एड्रेस एक्सप्लेन कर रहे होंगे इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि वो बंदा आप तक पहुंच सके। तो ये हमारा और ये दुनिया में एक बड़ा यूनिक और बड़ा एक जो है, जिस तरह हमने मोटर बाइक सर्विस के ऊपर आपने अगर देखा 8.5 लाख से ज्यादा इमरजेंसीज को हमने अब तक रिस्पॉन्स किया है और हमारा शहर के अंदर 4 मिनट का एवरेज रिस्पांस टाइम है जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट। ठीक है, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें की जा सकती है। जब हम ये शुरू कर रहे थे मुझे याद है कोई मानता ही नहीं था, ना मोटर बाइक सर्विस को मानता था, ना इसको मानता था कि जी डॉक्टर साहब ये अमेरिका की बातें करते हैं, अब ये पाकिस्तान यहाँ पे सर्विस बन ही नहीं सकती। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे सर्विस शुरू की जो कि आज पहली सर्विस है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशंस ने सर्टिफाई किया है पूरे जनूबी एशिया के अंदर। जो हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स थी, जब आपने ज़लज़ला देखा तो एक बेबसी का हालत में, तो उसको जो है वो सर्टिफिकेशन हमें 2019 में, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात थी। तो हमें जो है जितना बेहतर हम शहरियों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हैं। तो हमें लोग अक्सर फ़ोन करके कहते थे, या कोई बंदा जिस वक्त इमरजेंसी में उसके लिए हर सेकंड उस वक्त काउंट कर रहा होता है, तो वो देखना चाहता है गाड़ी कितनी दूर रह गई है, कितनी देर में पहुंचेगी, उसने कभी कॉल करना है कि जी कितनी देर में पहुंचेगी। तो ये एक बड़ी उसके अंदर वो होती थी। तो उसकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं तमाम लोगों से कहूँगा, तमाम शहरियों से कहूँगा कि सिर्फ आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, रेस्क्यू 1122 लिखें और रेस्क्यू 1122 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ठीक है। और इसका प्रोसीजर क्या होगा अगर रजिस्टर करवाना है हम लोगों ने? वो उस पे जैसे ही आप खोलेंगे सारा आपका डेटा और वो जो है चीजें इंफॉर्मेशन आपकी रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है। तो और सिर्फ इस तरह से आपकी स्कूल खुलेगी और जिसके अंदर जो है जैसे ही ये खुलेगा उसके अंदर आप मेडिकल है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, फायर है या अदर इमरजेंसी है, ऑलरेडी ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वो आपको अगला पूछेगा अपनी कंफर्म करें लोकेशन को, लोकेशन आपकी फौरन वहां पे चली जाएगी। उससे बहुत आसान हो जाएगा कि आप जो है वो इसको वो कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान हो जाएगा कि आप उसके बाद वहां पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इतना आसान है, सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से जाकर अपने, और इतनी आसान बनाई है
कि आपको पिक्चर्स भी बनी हुई है, कोई नहीं भी अगर पढ़ना जानता तो तब भी वो तो उसको ये क्लिक कर सारे सकता है। ऊपर साइंस भी बने हुए हैं कि आप किस तरह जोन से ऑप्शन में जाना चाहते हैं, जोन सी इमरजेंसी आपको उस वक्त पेश आई है उसमें आप ऑप्शन में जाएं और वो डायरेक्ट आपकी जो लोकेशन है वो पहुंच जाएगी। उससे ठीक है। फायदा ये होगा कि हमें जैसे ही उसकी लोकेशन, एक तो सही लोकेशन का पता ओके। चल गया, उधर जो करीबी व्हीकल है बस उसको फौरन आपने एंगेज कर लिया। Engage कर और दिया, फिर ठीक है। इसमें एक फीचर जो एडिशनल है जो लोग उस वक्त करते हैं, हम उसको डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लेते हैं उस व्हीकल के साथ जिसने रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो मतलब वो ये तीनों जो है इस तीनों वक्त एक ही जगह पे एक आ ही गए। जगह तो होंगे, इससे ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम भी इंप्रूव करेगा और फिर जो बेचारा उस वक्त मुसीबत में है या इमरजेंसी में है वो एग्जैक्ट देख सकेगा उसके ऊपर कि अब गाड़ी कितनी दूर रह गई और कितने मिनट तक उस पर पहुंच कितनी देर जाएगी। तक वो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो सर ये मुझे बताइए लाहौर में ही सिर्फ काम करेगी या पूरे पंजाब में? नहीं जी, पूरे पंजाब के लिए, पूरे पंजाब में जहाँ पे भी हमारी सर्विस है वहाँ पे ये लोग कर सकेंगे। ठीक और है। क्योंकि देखे ना, जब लाहौर भी, आज मैं लाहौर 2004 का देखूं और अब का देखूं, कहाँ बहुत- बरकी में बहुत फर्क है, एक्सपेंशन, exactly। रायवंड में एक्सपेंशन, शादरा से वो शेखुपुरा तक मिल गया। सो इतनी ह्यूज एक्सपेंशन हुई है कि अब इतने नए एरियाज बने हैं कि हर किसी को एड्रेसेस, हर चीजें को सही तरह रखना और उसकी उस लेवल तक जानना वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नई प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स बन गई और इतने इलाके बन गए, कई जगहों पे नामों की डुप्लीकेशंस हैं। तो इस वजह से दिस वाज द ओनली वे टू इंश्योर द क्वालिटी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द सर्विस। तो इस वजह से हमने ये ऐप मुतारिफ कराई ताकि लोग अपनी सही लोकेशन भेज सकें। ठीक है। और हमें सही अगर उनके एड्रेस और लोकेशन का पता होगा तब ही हम बर वक्त पहुंच सकते हैं उन तक। तो ये बड़ा एक ज़रूरी अमल था। आप देखिए, फायर में भी हमने अब तक 1,70,000 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया और सिर्फ अपना रिस्पॉन्स टाइम इम्प्रूव करके आज हम 500 अरब से ज़्यादा के नुकसान बचा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब भी फायर होती है उसमें है बर वक्त कॉल, बर वक्त मदद। तो अगर आप हमें बर वक्त कॉल कर देते हैं, अपनी सही लोकेशन भेज देते हैं, वो परेशानी में अक्सर लोग कोई और भी होते थे तो वो एक्सप्लेन करते हुए एड्रेस कुछ और सही तरह से नहीं कर पाते थे और उसमें टाइम भी एक थोड़ा लगता था या Exactly, वेस्ट time, भी होता था। बिल्कुल। आज इससे वो वाला टाइम भी हम बचा के 1 से 1.5 मिनट, तो इंशाल्लाह हम अपने रिस्पॉन्स टाइम को और इम्प्रूव करना की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास जब लोकेशन आ गई तो इमीडिएटली आपने कनेक्ट कर दिया तो वो जो पूरा टाइम एक्सप्लेन करने में एड्रेस के जी किधर पहुंचना है क्या जो वेस्ट होता था आज अब वो बच वेस्ट जाए। नहीं होगा। और दूसरा सर, जैसे हम एयर एम्बुलेंस की बात कर रहे थे, हमें बताइएगा हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स में जो इसके हेलीपैड्स मौजूद नहीं है, ना बनाए गए हैं, बाकी अगर देखा जाए बैरून मुमालिक की तरह, तो इनकी लैंडिंग और जो टेक ऑफ का है वो फिर किस तरह किया जाएगा अगर इस ज्यादातर मंसूबे पे हमने काम शुरू करना है तो? जी, ज़्यादातर हमारे जितने भी अभी देखें बड़े जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, चाहे जिना हॉस्पिटल हो गया, उसके साथ अल्लामा इकबाल का हमारा पूरा ग्राउंड है, स्टेडियम भी है, तो इसलिए ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसे बड़े ग्राउंड तकरीबन सब हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद है जहाँ पे इजीली ये लैंड कर सकता है। तो इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। ठीक है। वहाँ पे उसकी हमने डेजिग्नेटेड साइट्स और जो और कुछ सेंटर्स जो है जहाँ से अगर हम लेते हैं किसी को, वहाँ से लेकर हमने कहाँ पे आना है, वो सारी हमारी प्रोटोकॉल्स हैं। ऑलरेडी भी हम अभी भी पेशेंट जो सीरियस होता है, क्रिटिकल, उसको सिर्फ ये होता है कि लैंड रूट से लेकर आते हैं एम्बुलेंस में, और यहाँ पे करने के लिए वहाँ पे जो ओपन फैसिलिटीज हैं उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए अलग से स्टाफ तैयार किया जाएगा? जी, ऑब्वियसली पायलट की जरूरत है, ये किसी ने उसको उड़ाना है जी जी, तो एक पायलट होगा, इसमें साथ एक पैरामेडिक डॉक्टर होगा, ठीक है। और उसको वो ट्रीट कर रहा होगा और एक पेशेंट एट वन टाइम हम वहाँ से कैरी कर सकेंगे। तो So, क्या जो इसके critical हवाले serious- से ये शुरू कर दी गई हैं तैयारियां? जी, बेसिक वर्क हो गया है प्रोजेक्ट के ऊपर, हमने सोचा है, उसके ऊपर डिजाइनिंग हो गई है, तो इंशाल्लाह ये अभी होते साथ अप्रूवल तो विल बी प्रोसीडिंग है। हमने इसका मकसद ये था कि इसको हम इतना कॉस्ट इफेक्टिव और रखें कि चलती रहे और किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए और शहरियों को जो है ये सर्विसेज मिलती रहे। और दूसरा सर, जितने ज़्यादा यहाँ पर हमने देखा है कि वाक़यात और हादसात रूनुमा होते हैं, तो रेस्क्यू को अपने बहुत से वसाइल जो है वो खर्च करने पड़ते हैं, तो उनको कम करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई गई है आप लोगों की तरफ से? हमारी 2-3 प्रॉब्लम जो थी, एक मेन तो प्रॉब्लम ये था जिस पे मैं सबसे अपील करूंगा कि दिन के वक्त अगर बोर हो रहे हैं तो 11122 पे मत कॉल करें, इमरजेंसी नंबर है। ओके, बिला वजह जब मसलन देखिए डेली की अगर हमें 90,000 या 1 लाख कॉल्स आती है, जिसमें एक्चुअल इमरजेंसी की कॉल अगर 4,000 इमरजेंसीज हैं तो उसकी 2 बार भी हम कॉल करते हैं तो 9-10 हज़ार कॉल हो जाएंगी, जो बाकी लोग कभी फ़ोन टेस्टिंग के लिए या और बच्चे कॉल कर लेती हैं। दिन के वक्त मैंने देखा खवातीन कॉल करती हैं अगर वो बोर हो रही है घर में, तो ये एंटरटेनमेंट का नंबर नहीं है। तो ये हमें याद रखना है कि इमरजेंसी हो तो हमें बर वक्त कॉल करें, क्योंकि आप बर वक्त कॉल करेंगे तो हम आपकी मदद तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको गलत इस्तेमाल किसी सूरत जो है आपको वो नहीं करना, बिकॉज इससे जब नंबर किसी को बिजी मिलेगा और उसकी जान चली जाएगी तो इससे बड़ा जो है वो मैं समझता हूँ आप कसूरवार होंगे इसके। तो इसलिए, और कोई भी सारे जो लोग समझते हैं
और जिम्मेदारी को समझते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि वो इसका एहसास करेंगे। इसमें हमने कुछ चीज़ें जो की, उसमें अपनी जो हमारा इस ऐप में अब अगर आप बार बार हमें गलत कॉल कर रहे हैं, फिर हमें आपका नंबर ब्लॉक करना पड़ता है। तो कल को जब आपके साथ जेन्युइन इमरजेंसी होगी तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। तो इसलिए इस नंबर को मजाक से मत लीजिए। तो इसलिए एक तो ये चीज़ है। दूसरी, हमारे और स्टेप्स जिस वक्त होते हैं, अब जो हमारे चाहे ऑपरेटर्स सारे ट्रेन हो गए हुए हैं, सो वो दे नो एग्जैक्टली कौन सी इमरजेंसी कॉल है, किस तरह की कॉल है, दे एबल टू इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू दोज एज वेल। फिर इसी तरह से तो हमारा प्रायोरिटी होती है कि वाकई जो जेन्युइन इमरजेंसी कॉल्स हैं, और छोटी मोटी चीज़ों के लिए कॉल मत करें, ये आप ही की सर्विस है। कल को बेचारे को किसी को जब ज़्यादा सीरियस जरूरत होगी उस वक्त तो ज़रूर मिले, बट अदरवाइज अननेसेसरी कॉल्स इसके ऊपर मत करें। और कोई माइनर इमरजेंसीज के लिए भी जहाँ पे आप कर सकते हैं वहाँ पे भी इनका वसाइल को जो है वो ज़ाया मत। तो क्या लगता है सर आपको, आप लोग भी अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, हम लोग भी इस पे शो करते रहते हैं, लेकिन क्या रेस्क्यू या इसकी सेफ्टी के हवाले से, ट्रैफिक सेफ्टी के हवाले से हमें क्या बच्चों के सिलेबस में ये चीज़ें डाल देनी चाहिए आगाही के लिए, ताकि वो इसको पढ़ें और उनको पता चले कि किस तरह हमने ट्रैफिक सेफ्टी का ख्याल रखना है? इसमें 3 या 4 चीज़ें हैं। अगर आप वो कहते हैं हादसा नहीं होता, ये इट्स कॉल्ड अ रोड ट्रैफिक क्रैश। ठीक है। ये या ड्राइवर की गफलत से होता है, तो इसलिए ड्राइवर की सही ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग का निज़ाम बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, अगर आप देखें तो है कि जी जो गाड़ी है आपकी वो कैसी है, व्हीकल सेफ है, अनस्टेबल तो नहीं है, पुरानी तो नहीं है, उसका ब्रेकिंग सिस्टम सारी चीज़ें ठीक है, तो वो ऑब्वियसली गाड़ी की फिटनेस जो है वो बड़ी ज़रूरी है। उसके लिए प्रॉपर इफेक्टिव फिटनेस का एक निज़ाम। तीसरी चीज़ होती है कि जो सड़क है वो ठीक है, उसकी डिज़ाइनिंग ठीक है, ये तो नहीं उसमें कोई बड़ा सा कोई खड्डा है या मैनहोल खुला हुआ है और उसकी वजह से नुकसान। और चौथा होता है अदर रोड यूजर्स, जो बाकी जिन्होंने इस्तेमाल करना है, मसलन बच्चे अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, कोई घर की खातून है जो कि रोड क्रॉस कर रही है, बंदा है रोड क्रॉस कर रहा है, तो उनकी एजुकेशन और अवेयरनेस है कि उन्होंने सड़क को किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से क्रॉस करना है। ये नहीं बगैर देखे हाईवे के ऊपर वो क्रॉस करना शुरू कर दे, उसका भी नुकसान हो और जो बेचारा बस वाला या कोई और बचाते बचाते जाके वो एक्सीडेंट कर दे। और इसमें जो पांचवी जो ख़ास तौर पे मैं चीज़ जिसको अब ऐड करना चाहता हूँ, 1000 के करीब हम डेली के हादसा रोड ट्रैफिक क्रैशेस को मैनेज करते हैं और उसमें 80% जो इन्वॉल्व है मोटरसाइकिल होता है। तो मेरी खुसूसी तौर पे मोटरसाइकिल वालों के लिए अपील होगी कि रेस्क्यू आपको मदद करने के लिए तैयार है, बिल्कुल पहुंच भी जाती है, और हमें ज़्यादा खुशी होगी कल कोई हादसा ना हो। तो उसके लिए मैं तमाम माओं से, बेटियों से, बहनों से, सबसे अपील करूँगा कि जो भी आपका बाहर निकल रहा है उससे ये वादा ले कि वो 30 किलोमीटर की रफ्तार को मेंटेन रखे, जल्दी निकल जाए ताकि वहाँ पे जल्दी पहुँच जाए। लेकिन जल्दबाजी में ये ना हो कि खुदा ना खास्ता वहाँ की बजाय घर दफ्तर या घर वापस आने की बजाय अस्पताल पहुँच रहा हो या खुदा ना खास्ता कब्रिस्तान जा रहा हो। तो इसलिए ये चीज़ ना, ये कुछ छोटे से और थोड़े से असूल हैं जिनको हमने अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है और ताकि हमारी लाइफ बेहतर तरीके से हम जी सकें। डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ मौजूद थे, DG रेस्क्यू 1122। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और जनाब जो रेस्क्यू है 1122 बहुत ही अच्छा काम सर अंजाम दे रही है और ऐप भी लॉन्च कर ली गई है और आप भी ज़रूर इसको डाउनलोड करिए और कोई भी हादसा आपको पेश आए, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, तो इसके थ्रू आप लोग हेल्प हासिल कर सकते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात करते हैं खेल और खिलाड़ी की। तो हर इलाके के कुछ अपने खेल होते हैं जो उस इलाके की सकाफत और नौजवानों के शौक का इजहार करते हैं। और इसी तरह अगर पंजाब की बात की जाए तो पहलवानी और कुश्ती पंजाब की शान समझी जाती है, जो गुज़श्ता 400 सालों से पुरानी रिवायत है। और बरसगीर के सदियों पुराने रिवायती खेलों में कुश्ती, जिसकी जदीद शक्ल रेसलिंग है, वो आज भी एक ख़ास मकाम रखती है। और जैसे जैसे वक्त चेंज होता जा रहा है, इस खेल में जिद्दत भी आती जा रही है। तो कुश्ती जो कभी अखाड़ों में खेली जाती थी, अब मॉडर्न और जदीद रिंग में खेली जाती है। और इस खेल के क़वाइद और ज़वाबित में भी कई तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी हैं। मड रेसलिंग आ चुकी है, फ्री स्टाइल रेसलिंग और पीच रेसलिंग नौजवानों में तेज़ी के साथ मकबूल हो रही है। और इस खेल में भी पाकिस्तान एथलीट्स अपना लोहा मनवा रहे हैं। और आज हमारे साथ भी एक ऐसा ही रेसलर मौजूद है जो न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, नेशनल चैंपियन है और हाल
हाल ही में होने वाली वज़ीर-ए-आज़म कामयाब नौजवान खेल के मुकाबलों में 2 गोल्ड मेडल्स भी अपने नाम कर चुके हैं और उसके पहले एशियन गेम्स में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो उनका ये सफ़र कैसा रहा, शुरू कैसे किया उन्होंने, आगे क्या उनके प्लान्स हैं फ्यूचर में, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसीब मुस्तफ़ा, है नेशनल चैम्पियन है। हसीब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हसीब, अभी आपने हाल ही में जो है कामयाब नौजवान प्रोग्राम में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, तो हमें बताइएगा किस किस कैटेगरी में आपने ये मुकाबले जीते हैं और कितना टफ था? जी, ये यहाँ पे ना पाकिस्तान की सब यूनिवर्सिटीज़ ने जो है ना पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की तरफ से मैं खेलता हूँ ना, तो ये मैंने जूडो के इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। मैं एक इंडिविजुअल अपनी कैटेगरी और एक ओपन कैटेगरी में खेला हूँ। ओपन कैटेगरी ये होता है कि हर टीम का जो है ना एक बेस्ट प्लेयर खेलता है। ओके। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी गोल्ड मेडल जीता और अपने इंडिविजुअल में भी। ठीक है, तो कितना टफ था ये मुकाबला? कहीं टफ पे टफ ये लगा? नहीं, ये इतना टफ नहीं मुझे लगा, क्योंकि मैं इससे पहले जो है नेशनल चैम्पियन बना था, तो ये इतना मुझे टफ नहीं था लगा। और मेरे जो कोच हैं उनकी बहुत ज़्यादा मेरे साथ मोटिवेशन थी। उन्होंने मुझे बोला था कि ये तुम्हारे लिए कंपटीशन नहीं है। ठीक है। तो मैं पहले से ज़्यादा जो है ना मुझे एक यकीन था कि मैं जीतूंगा इधर। तो जब आप जीत गए, जब आपको पता चल गया कि आपका नाम पुकारा गया है कि आप हसीब जीत गए हैं, तो कैसी फीलिंग्स थी? फीलिंग यही थी कि मैं अपने कोच की तरफ देख रहा था। हाँ। क्योंकि उन्होंने मुझे पहले जो है ना उन्होंने बोल दिया था कि तुम इन दोनों कैटेगरीज में विन होगे। अच्छा। तो उनको पहले से यकीन था आपके ऊपर? जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों में गोल्ड जीता। तो कितनी देर, अगर इसकी देखा जाए तो कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं आप हसीब? अगर इस मुकाबले के देखा जाए तो इससे पहले कितनी तैयारी की थी आपने इसको लड़ने के लिए? इससे पहले जो थी ना वो नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी कोयटा में, मैं वो खेल के आया। ओके। तो ट्रेनिंग तो हमारी चलती रहती है, क्योंकि जो जिस खेल से हमारी ताल्लुक है ना उसमें जो है रेस्ट नहीं है। इसमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर आपने रेस्ट की तो आप जो है ना पीछे आ जाओगे। तो इसलिए कंपटीशन है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करते रहते हैं, तो कंपटीशन भी आते रहते हैं, इसलिए रुकते नहीं हैं। तो ये कंपटीशन भी साथ चलते रहते हैं, फिर ट्रेनिंग भी साथ चलती रहती है। और आपने इंडिया के जो शहर है दिल्ली में भी नेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया था, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि पाकिस्तान को अगर वहाँ से कंपेयर करें तो पाकिस्तान में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं जो एक प्लेयर को देनी चाहिए। वो जो दूसरे मतलब एशियंस हैं वर्ल्ड में, आप देख लें वर्ल्ड वाइड, तो वो अपने जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको पे जो है ना बहुत ज़्यादा उनको देखते हैं, फोकस करते हैं, उनको हर चीज़ देते हैं, उनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स, इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। और पाकिस्तान में ये है कि प्लेयर जो हैं वो अपनी मदद आपके तक जो है सब कुछ करते हैं। तो ये अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। अच्छा, ठीक है। तो इनकी वजह से जो है ना ये खेल ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। तो जो बाकी बचे हैं वो प्लेयर्स खुद ही लगे हुए हैं। तो फिर जब आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पर नहीं प्रोवाइड की जाती, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फिर आप लोगों को बाहर जब आप इंटरनेशनली खेलने जाते हैं तो फिर क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं आप लोगों को? मुश्किलात ये पेश आती हैं कि जो हमें प्रॉपर कैंप्स नहीं मिलते हैं, तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है। ठीक है। तो जो हमारे मद्दे मुकाबिल होते हैं वो तो इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स करते हैं, वो पहले से जो है उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, तो ये फ़र्क जो है ना ज़्यादा होता है। ठीक है। तो अभी आप जो ट्रेनिंग करते हैं वो अपने थ्रू ही कर रहे हैं? जी, अभी जो है मैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की तरफ से मतलब मेरी स्कॉलरशिप भी है, मैं MSc का स्टूडेंट भी हूँ। ओके। तो हमारे जो डायरेक्टर है ना वो भी बहुत बड़े एक स्पोर्ट्स लवर हैं और मेरे कोच भी, तो वो जो है ना मैं समझ लें जो ट्रेनिंग करवाते हैं ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे और कोई इदारा नहीं है हुकूमती सतह पर जो है जो रेसलर्स को यहाँ पे जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाह रहे हैं उनको फैसिलिटेट करे ट्रेनिंग के हवाले से या बाकी अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से? नहीं, पाकिस्तान में तो अभी तक जब से तो ये गवर्नमेंट चेंज हुई है 3 साल हो गए हैं, कोई नेशनल लेवल पे कैंप ही नहीं लगा। ओके। तो जैसे कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जो इसमें बेहतरी आ रही थी, कैंप्स लगातार लग रहे थे, तो प्लेयर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है हमने तो खुद
इमरान खान साहब को वोट दिया है, तो इनकी बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट की है, मगर इन्होंने हमें रिवार्ड नहीं दिया उसके वजह से। तो हसीब मुझे बताइए, कब से आप ये जो रेसलिंग है ये कर रहे थे? शौक कैसे पैदा हुआ आपको? बस ये शौक ऐसे ही कि मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। अच्छा। तो गुजरांवाला का नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा कि पहलवानों का शहर है, मगर मेरा बैकग्राउंड है वो जो उसका पहलवानी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे बस ऐसे ही टीवी पे देख के इंडो पाक दंगल हो रहा था, अच्छा। तो वहाँ पे मैंने देखा, तो वहाँ से बस शौक पड़ा, तो मैं अखाड़े गया। मड रेसलिंग से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा। मड रेसलिंग आपको शायद पता हो, दुनिया की सबसे कदीम खेल है। कदीम खेल है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। मेरे घर के पास ही तकरीबन 10 मिनट पैदल चले ना तो अखाड़ा है, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर वहाँ से ही करते करते अल्लाह पाक ने इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए। तो कितना मुश्किल, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि मड रेसलिंग करना ही है, जिसको रिवायती कुश्ती कहते हैं, बड़ी मुश्किल होती है। तो क्या ये आम बंदा भी कर सकता है या इसके लिए आपके अंदर कोई ऐसी सलाहियत मौजूद होनी चाहिए? नहीं, इसके लिए सलाहियत होनी चाहिए, क्योंकि ये जो रेसलिंग है इसके लिए बहुत चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। एक प्रॉपर जो है ट्रेनिंग होती है, फिर उसके लिए रेस्ट होता है, फिर डाइट होती है, तो फिर एक गैदरिंग होती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत मायने करती हैं। तो डाइट किस तरह की फिर आप हसीब लेते हैं? क्या खाना पड़ता है इसके डाइट लिए? हमारी यही होती है कि हम ज़्यादा जो है ना नेचुरली वो चीज़ें लेते हैं, ठीक है। तो जो फैटी चीज़ें हैं उनसे दूर रहते हैं। तो मतलब जो नेचुरली है ना, जो दूध हो गया, ये मीट फ्रेश जो चीज़ें हैं वो, इनसे ही प्रोटीन, इनसे ही कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। इनसे ही लेने पड़ते हैं, और डाइट का ख्याल ख़ास तौर पर रखना पड़ता है, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है, तभी जाके आप लोगों की जो चीज़ें हैं, जो स्केड्यूल है, मेरे ख्याल से वो पूरा होता है। हसीब मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे, नेशनल रेसलिंग चैम्पियन है। हसीब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और ऐसे ही आप पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें, हमारा भी नाम रोशन करते जाएँ। तो जनाब, जिस तरह मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और जिस तरह हमें हमारे जो खिलाड़ी है वो भी बता रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं, फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं, तो हमारी गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि इन लोगों के लिए कुछ सोचा जाए। तो अब मुझे जनाब आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा जो है ख्याल रखना है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।